माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों का प्रिपरेशन करा रहा हूँ प्रैक्टिस पेपर का। इनका कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। एग्जाम से पहले आपको ये करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके ही स्कूल में, आपके ही डीओई के ऑफिशियल वेबसाइट में प्रैक्टिस कराया, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करके एग्जाम निकल जाओ। सो बहुत ही जरूरी होता है पैटर्न देखना, क्वेश्चन देखना, किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। सो इसे जल्दी से आप लोग कीजिए। कंप्लीट करा रहा हूँ, कंप्लीट वीडियो दिखेगा। और चैनल में अगर अभी तक न्यू है, चैनल में अभी न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए चैनल को। आपको पता ही है किस तरह से मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम होगा 3 घंटे का एग्जाम होगा। अधिकतम जो मार्क्स होंगे वो 80 मार्क्स होंगे, अधिकतम मार्क्स। और टोटल आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 38 प्रश्न होंगे। इसमें से सेकेंड प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होंगे। खंड क में होंगे इतिहास, खंड ख में भूगोल, इस प्रकार होंगे। खंड ग में राजनीतिक विज्ञान होंगे और खंड घ में होंगे आपका अर्थशास्त्र। ये 4 खंडों में आपके क्वेश्चन बटे होंगे। और प्रत्येक जो खंड होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे। इसमें प्रत्येक खंड कितने मार्क्स के होंगे? 20 मार्क्स के होंगे। इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब अति लघु क्वेश्चन होंगे, दीर्घ धातु लघुत्तरी, इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक लघुत्तरी प्रश्न 2 अंक के हैं। ये सब आप लोग पढ़ लीजिए, बाकी आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। अभी क्वेश्चन समझाते चलूंगा। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं खंड का इतिहास को। खंड का में क्या है, इतिहास को ध्यान से समझना है। कंप्लीट सॉल्यूशन में आप लोगों को करा रहा हूँ, तो आपको कंटिन्यू ध्यान समझना, ध्यान से बने रहना। चलिए स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए आपके प्रैक्टिस पेपर में फर्स्ट प्रश्न है आपका। देखिए, जेम्स वॉट ने डैश द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया। न्यू कामेन, न्यू वर्कर, न्यू सोशल या मैथ्यू बुल्टन। तो आपका राइट आंसर होगा जेम्स वॉट ने न्यू कामेन द्वारा बनाए गए भाप इंजन में सुधार किया। सो दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है स्टूडेंट्स, क्या है? गलत कथन की पहचान कीजिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की। महात्मा गांधी ने चंपारण में नील किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये भी सही बात है, ये भी सही बात है स्टूडेंट्स। और तीसरा है आपका यहाँ पे देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। सो ये आपका गलत है स्टूडेंट्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना नहीं किया था, महात्मा गांधी ने किया था। सो ये गलत है। तो ये गलत कथन यही है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि क्या करा, गलत कथन को पहचान नहीं करा, तो गलत कथन यही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। थर्ड नंबर में स्टूडेंट्स है जूसेपी मैथ्सिनी के संदर्भ में कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। मैथ्सिनी लिगुरिया में क्रांति करने का कारण बहिष्कृत किया गया। मैथ्सिनी यंग इटली व यंग यूरोप नामक संगठन का निर्माण किया। मैथ्सिनी ने मेटरनिक को सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो देखिए, इनमें से आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 2 ऑप्शन, जैसे कि कहीं ना कहीं आपको जो ऑप्शन सही होगा, आपको लगेगा ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। क्या है, देखो, तीनों ऑप्शन आपको सही लगेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तीनों ऑप्शन में जो बताए गए हैं, ये तीनों के तीनों कथन सही है। तो आपका यहाँ पे तीनों कथन जब सही है, तो आप राइट आंसर दे देंगे 1 2 3, 1 2 3 आप राइट आंसर दे देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया? रांची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन या नागपुर अधिवेशन? तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स आपका लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, आप देखिए ये 4 क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है एमसीक्यू। उसके बाद आपका क्या है, अति लघु प्रश्न है। तो ये 2 मार्क्स के हैं। तो इन सभी का आंसर मैंने सॉल्व कर लिया है, आपको आपका पीडीएफ रेडी कर दिया है। आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे पीडीएफ को। पहले आपको समझ चलना है ताकि आपको याद भी हो जाए। चलिए, बागानों में काम करने वाले लोगों की महात्मा गांधी के विचार एवं स्वराज को लेकर अपनी अवधारणा थी। कथन की समीक्षा कीजिए, क्या अवधारणा थी, किस टाइप से? सो आप आंसर दे सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस पेपर है, यहाँ पर सॉल्यूशन का क्या हुआ 25-26 खंड का में 5 नंबर का आंसर बताना है। ये देख सकते हैं आप 5 नंबर। तो आंसर ये है इसका, बागानों में काम करने वाले लोगों ने महात्मा गांधी के विचार तथा स्वराज को अलग दृष्टि से देखा।
उनके लिए स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि अपने अधिकारों की प्राप्ति, सम्मान एवं बेहतर जीवन के रूप में था। गांधी जी के विचार उन्हें आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और अधिकारों के प्रति जागरूक करते थे, जिससे बागानों में काम करने वालों को अपने अधिकारों के लिए अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। सो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न जाति, धर्म एवं भाषा के लोगों में किस प्रकार सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित हुआ? सो आप इसका राइट आंसर देखिए, 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है दोस्तों? 3 मार्क्स का है। तो इसी प्रकार लिखना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ यहाँ पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न जाति, धर्म और भाषा के लोगों में सामूहिक अपनेपन का भाव कई तरह से विकसित हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन ने सभी वर्गों, समुदायों का एक साझा उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आजादी की प्राप्ति से जोड़ दिया। महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने एकता में शक्ति का संदेश देते हुए सभी जातियों, धर्मों और भाषाई समुदायों को एकजुट किया। राष्ट्रीय आंदोलनों, जनसभाओं और विरोध प्रदर्शनों ने लोगों में आपसी भेदभाव भुलाकर संदेश, स्वतंत्रता व समता के लिए साझा भावना जगाई। लोगों ने अपने मतभेद भुलाकर एक साथ आंदोलन चलाया, जिससे सामूहिक अपनेपन की भावना तेज हुई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 7 का ए नंबर। 7 का ए नंबर है अक्रांतिकारी, है ना। ए नंबर में क्या है? क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। कथन का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन था जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देख सकते हैं आप, और दोनों क्वेश्चन का आंसर देखिए 5 नंबर का। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये देखिए आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। ये क्रांतिकारी फ्रांस, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। कथन का मूल्यांकन करते हुए कहा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में पारंपरिक राजतंत्र को समाप्त कर आधुनिक लोकतंत्र सिद्धांतों की नींव रखी। इस क्रांति ने सत्ता के विरोध, विकेंद्रीकरण, कानून के शासन और जनप्रतिनिधित्व के सिद्धांत स्थापित किए। हालांकि यह पूरी तरह से व्यवस्थित तांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि प्रारंभिक वर्षों में विभिन्न राजनीतिक उतार चढ़ाव और अधिनायकवादी तत्व भी देखने को मिले हैं। फिर भी क्रांतिकारी फ्रांस ने पूर्ण स्वराज और नागरिक अधिकारों के विचार को लोकप्रिय बनाकर प्रजातंत्र के रास्ते खोल दिए, जो विश्व के लिए एक मील का पत्थर था। सो एंड इसका सेकंड था। और तो जर्मनी के एकीकरण वाला यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन आपका सेकंड यहाँ देख लो, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया ये बताना था आपको। तो आंसर ध्यान से सुनिए। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य में हुई, जिसमें विभिन्न छोटे-छोटे राज्यों को एकीकृत राष्ट्र में बदलना शामिल था। इस प्रक्रिया का नेतृत्व एशिया ने किया। एंड एशिया के प्रधानमंत्री ओटो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एंड प्रधानमंत्री ओटो वान बिस्मार्क ने 3 महत्वपूर्ण युद्ध डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ के माध्यम से जर्मन राज्यों को एकजुट किया। उन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई, जिसका अर्थ था सैन्य शक्ति और कठोर नीतियों के द्वारा एकीकरण। 1871 में वर्साय में जर्मनी के लिए एक संघीय साम्राज्य की स्थापना हुई, जो जर्मन साम्राज्य के रूप में जाना जा गया। यह एकीकरण जर्मन राष्ट्रवाद और औद्योगिकरण के बढ़ते हुए प्रभाव का परिणाम था। स्टूडेंट इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट होता है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन अनुच्छेद आ जाएगा, जिसे आपको पढ़ना है सही से, कंप्लीटली एकदम मन लगा के। क्या करना है स्टूडेंट्स? पढ़ना है ये पूरा। ये तो आप जानते हो पूरा है ना, पैसेज को पढ़ना है। फिर इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? आंसर देना है भाई। 1 नंबर, 2 नंबर, है ना। एक नंबर का क्वेश्चन 2 ठो है, एंड ये क्वेश्चन है 2 नंबर का। ये इसी से खोज के आपको क्या करने हैं? लिखने हैं। कोई दिक्कत नहीं है इनमें से। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। मानचित्र वाला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 है मानचित्र वाला प्रश्न। ये देखो, मानचित्र आधारित प्रश्न 2 अंक का है। ये देख लो, भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर 2 स्थान ए और बी से अंकित किया गया है। इन स्थानों को नीचे दी गई जानकारी सहायता से पहचानिए और उनके निकट खींची गई रेखा पर लिखिए। तो बहुत ईजी है। जैसे कि मान के चलो, ये आपको सबसे नीचे जाएंगे तो आपको इस तरह से एक मानचित्र मिलेगा। इसी मानचित्र में यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया गया, एक ए और ये बी। ये पॉइंट क्या है, इनका क्या नाम है, ए और बी पॉइंट में क्या आएगा, ये आपको फिल करना है। देन आपको क्वेश्चन प्लस देख लेना है कि भाई क्वेश्चन ए और के में क्या कह रहा है, क्वेश्चन बी में क्या कह रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर यहाँ पर फिल करना है। सो आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं।
पहला प्रश्न क्या है स्टूडेंट्स, देखिए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर 2 स्थानों को ए और बी से क्या किया गया, अंकित किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इन स्थानों को नीचे दी गई जानकारी की सहायता से ध्यान से देखना है। उस स्थान की पहचान कीजिए जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था स्टूडेंट्स, वो हुआ था कोलकाता में। कहाँ हुआ था स्टूडेंट्स? कोलकाता में हुआ था। तो ये बात आपको याद रखना है, कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अब दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर, उस स्थान की पहचान कीजिए जहां महात्मा गांधी ने सूती कपड़ा मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किया था। तो देखिए वो जगह है आपका अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद। तो देखिए इसे हम लोग बी मानेंगे, ये बी पे आप फिल करना है मैप में, और दूसरा को ए पे करना है, कोलकाता, है ना। तो आपको पता होना चाहिए मैप में कहाँ है। तो आइए हम मैप में एक बार फिल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आपका जो कि ए में आपका आंसर भी तो वैसे कोलकाता था, और यहाँ पे फील भी होगा आपका कोलकाता, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरो की मदद से। एरो देखिए, अगर आप यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे तो एरो देके लिख सकते हैं। यहाँ से जहाँ से पॉइंट आपका है वहां पे खींच के एरो देके लिख सकते हैं इसको, कोलकाता, है ना, कोलकाता। ठीक है, अपना पेन से लिख लेंगे, आपका हो जाएगा। वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे है, इसको एरो देख के यहाँ पे लिख सकते हैं अहमदाबाद। ये इसी जगह अहमदाबाद होगा और इस जगह आपका कोलकाता होगा, अहमदाबाद। ठीक है, आप अपने अनुसार लिखेंगे छोटा छोटा, ताकि वो उसके घर के अंदर ही भर जाए ना, जितना एरिया एरिया के अंदर ही फिल हो जाए। तो इस तरह से आपको लिखना है। और मैप वाला और एक दो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर में, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस तरह से दोनों क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो कि क्वेश्चन ये है, ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो दृष्टि बाधित है, जो उसको दिखाई नहीं देता है, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए है। ये कंप्लीट हो गया हमारा खंड का। आपका आता है नेक्स्ट खंड का भूगोल। तो इनमें भी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, फिर जो लॉन्ग टाइप के शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, तो देखना है। 2 नंबर 3 नंबर वाले भी क्वेश्चन है। तो पहला देखिए भूगोल में हम लोग देख लेते हैं। पहला 10 नंबर का प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो देखिए वो ये 1972 को लागू हुआ था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू हुआ था। निम्नलिखित में से निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा मृदा की पहचान कीजिए। इन मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निलक्षण के कारण हुआ था, या यह मृदा काजू की कृषि के लिए उपयुक्त है। देखो ये दोनों को के बावजूद हम लोगों को पहचान करना है, ये ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए ये जो मृदा जिस मृदा की बात करते हैं वो मृदा है लेटेराइट मृदा। कौन सी मृदा? लेटेराइट मृदा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका भैरोदेव डाकब सेंचुरी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए स्टूडेंट्स ये है आपके राजस्थान में अवस्थित। कहाँ पे? राजस्थान में। गलत मिलान की पहचान, जो गलत है बताना है। जलोढ़ मृदा, तो जलोढ़ मृदा आपका गन्ने की कृषि सही है। काली मृदा में कपास कृषि होती सही है। लेटराइट मृदा में काजू की कृषि होती है, ये भी सही है। लाल मृदा में सेब की कृषि होती है। देखो लाल मृदा में सेब की कृषि नहीं होता है, आपका ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। तो यही जो गलत है वही सही है, जो गलत है वही सही है। मतलब गलत को ही तो पहचानने के लिए कहा गया है, तो ये आपका सही है। और क्या संसाधनों का अति, अब देखो अब ये यहाँ तक तो आपका 13 नंबर तक आपका एमसीक्यू पूछ लिया। उसके बाद यहाँ देखिए आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। देखिए 14 नंबर में, क्या संसाधनों का अति उपयोग किए बिना विकास संभव है? उदाहरण सहित आपको समझाना है। खंड ख भूगोल है। अब 14 नंबर में ये क्वेश्चन था आपका। आंसर देखिए, संसाधनों का अति उपयोग किए बिना भी विकास संभव है। इससे सतत विकास कहा जाता है। क्या कहता है? सतत विकास, जिसका अर्थ है आज की आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यकता को पूरा करना बिना भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को खतरा में डाले। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग कर विकास किया जा सकता है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी। सही बात है। अगर हम लोग क्या करेंगे, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे, बनाएंगे, ऐसा ऊर्जा का उपयोग करेंगे, तो हमारा प्राकृतिक जो संसाधन होंगे वो बचेंगे, जो हमारे आगे वाली पीढ़ियों को मदद मिलेगा। सो
एंड पर्यावरण का संरक्षण भी इसी तरह से होता है। ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वनों के समुदायों की वनों के संरक्षण में समुदायों की भूमिका पर संक्षिप्त नोट लिखिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का आंसर है, तो आपको देखना है यहाँ पे इसका आंसर। वनों के संरक्षण में समुदायों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस स्थानीय समुदाय वन संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोगकर्ता होते हैं और वे ही जंगलों की सुरक्षा, उनकी पुनरुद्धार और संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। समुदाय पारंपरिक ज्ञान के आधार पर जंगलों की कटाई को नियंत्रित करते हैं और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए नियम बनाते हैं। वे जंगलों में आग लगने, अवैध कटान तथा जीव जंतु शिकार को रोकने में सहायता करते हैं। ये राइट हो जाएगा आंसर आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, भारत में जल संरक्षण की 3 पारंपरिक विधियों की व्याख्या कीजिए। यही है आपका। देखिए, भारत में जल संरक्षण की कुछ पारंपरिक विधियां इस प्रकार है। तो तालाब और छोटा जलाशय का निर्माण करना, जो कि ग्रामीण इलाकों में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए तालाब और छोटे जलाशयों का निर्माण किया जाता है, जो खेती के लिए सिंचाई का स्रोत बनते थे। दूसरा, बांध बनाना, छोटे बांध बनाकर पानी को इस तरह संचित किया जाता था कि वह जमीन में समा सके और भूजल स्तर बना रहे, जिससे सूखे की स्थिति में भी पानी उपलब्ध रहता है। ठीक है। तीसरा आपका यहाँ पर पॉइंट आपका देखो, 3 पॉइंट बताना है। 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, नहर और खलिहान प्रणाली, खेतों और जंगलों के बीच जल बहाव को नियंत्रित करने के लिए पारंपरिक नहरें और खलिहान बनाए जाते थे, जिससे पानी की बर्बादी कम होती थी और सिंचाई में मदद मिलती थी। ये आंसर हो गया। और स्टूडेंट्स, इसका आप एक क्वेश्चन और वाला है, जल की मात्रा को ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। इनके बारे में आपको बताना है 16 का। और में आप आंसर देख सकते हैं, जल की मात्रा को ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। इस कथन का अर्थ है कि पृथ्वी पर जल संसाधन सीमित है एवं स्थिर मात्रा में है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होता है, लेकिन बल्कि उसका रूपांतरण जैसे वाष्पीकरण, बारिश, भूजल प्रवाह होता रहता है। जल चक्र के माध्यम से जल निरंतर रूप में परिवर्तित एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन कुल जल की वैश्विक मात्रा में कोई वृद्धि या कमी नहीं होती। इसलिए जल का संरक्षण आवश्यक है, ताकि उसकी उपलब्धता सतत बनी रहे, क्योंकि उसका दुरुपयोग का प्रदूषण सीमित जल संसाधनों को समाप्त कर सकता है। जल संरक्षण और पुनर्चक्रण की इसका समयक उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए, जल तो बहुत है, लेकिन पीने योग्य पानी भाई कुछ पर्याप्त है, इसे देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कह रहा कि जल कभी भी परिवर्तित हो जाएगा, चाहे खारा पानी में या दूसरा किसी भी पानी में, ऐसा पानी में परिवर्तित होगा जो हम लोग पी नहीं सकते हैं। सो आप समझ सकते हो, इसलिए जल जितने पीने के योग्य जो पानी है उसे संरक्षित रखें, सुरक्षा प्रदान करके रखें, मतलब इस तरह से रखें जो बर्बाद ना हो, आने वाला भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को मदद मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आपका 17 है, भारत के संदर्भ में संसाधन नियोजन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन कीजिए। आंसर यहाँ पर देखिए, आंसर इस तरह से दे सकते हैं, भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है और संसाधन सीमित है। संसाधन नियोजन से प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, खनिज, भूमि, वन और ऊर्जा का संतुलित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य संसाधनों का संरक्षण, उनकी उपलब्धता को बढ़ाना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन्हें सुनिश्चित रखना होता है। इसके बिना संसाधन जल्दी खत्म हो सकते हैं, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित होगा तथा पर्यावरणीय संकट बढ़ेगा। संसाधन स्थापित होता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है, राज्य और आय में सुधार होता है, परिणाम स्वरूप सामाजिक आर्थिक विकास स्थायी रूप से संभव होता है। इसी का एक और क्वेश्चन है और वाला, भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं पर एक संक्षिप्त नोट लिखे छोटा सा। तो देखिए आंसर अथवा में है, तो आंसर भारत में विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती है जो कृषि और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रमुख प्रकार की मृदा में लाल मृदा, काली मृदा, रेतीली मृदा, बलुई मृदा और जलोढ़ मृदा शामिल है। लाल मृदा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। एंड काली मृदा की बात करें तो काली मृदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में मिलती है, जो रेशमी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। एंड रेतीला मृदा की बात करें तो रेतीला मृदा जल निकासी के लिए अच्छी होती है
परंतु पोषक तत्वों की कमी होती है। बलुई नदी के किनारे मिलती है और यह सिंचाई के लिए उपयुक्त होती है। जलोढ़ मृदा नदियों के किनारों पर जमा होती है और उपजाऊ होती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपका आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका मैप से रिलेटेड संबंधित जो 3 अंक के हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया उपयुक्त चिन्हों के उपयुक्त चिन्हों से अंकित चिन्ह से अंकित कीजिए और उनके नाम लिखिए। देखो पहली बात है कि इस सलाल बांध तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। कोई किन्हीं 3 क्वेश्चन को क्या करना है, आपको जवाब देना है। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन के लिए 3 क्वेश्चन का सही जवाब देना है और इसे मैप में भी फिल करना है। जैसे मान लो कि सलाल बांध, भाई सलाल बांध कहाँ कहाँ पर ये है। तो सलाल बांध की बात करें तो वो जम्मू और कश्मीर में। सलाल बांध का सलाल बांध कहाँ है गई, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर। तो ये आपको पता चल गया जम्मू और कश्मीर। तो इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। तो अब मैप में जम्मू कश्मीर जहाँ होगा वहां आपको लिखना है सलाल बांध, जम्मू और कश्मीर। ये समझ अभी हम लोग फिल किए थे। उसी प्रकार दूसरा है टिहरी बांध। तो टिहरी बांध कहाँ है भाई, टिहरी बांध उत्तराखंड, टिहरी बांध उत्तराखंड में। तो अभी मैप में आपको देखना है कहाँ है उत्तराखंड, कहाँ है टिहरी बांध। उसके बाद हीराकुंड बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध आपका ओडिशा। तो ये ओडिशा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जहाँ रहेंगे वहां पे आपको इन सब नाम को मेंशन करना है। और मैप में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप की बात करें तो आपको पता है ना ये जम्मू और कश्मीर है ना, ये ऊपर वाला सब है, ये जम्मू और कश्मीर है। तो यहाँ पे आप जम्मू और कश्मीर लिख देंगे, है ना, जम्मू और कश्मीर। तो वैसे जम्मू और कश्मीर लिख देंगे और जम्मू और कश्मीर लिख के और साइड में आप लिख देंगे इसका टिहरी सलाल बांध। उसी प्रकार आपको दूसरा है उत्तराखंड। उत्तराखंड आपको पता है ना, ये उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी आप लिखेंगे। उसके बाद फिर आपका आता है ओडिशा। तो ओडिशा किधर है आपको पता है। फ्रेंड्स मैं मैप्स की मदद से समझा देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो। तो जम्मू कश्मीर आपको मैंने बताया था इस पार्ट में है, तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर लिखेंगे। जम्मू कश्मीर लिखने के बाद आपको थोड़ा सा एरो देके यहाँ पर लिख देना वहाँ पे जो सलाल बांध था, सलाल बांध। ठीक है, सलाल बांध इस प्रकार आपको लिख देना है। दूसरा आपका था यहाँ उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या था आपका टिहरी बांध। तो उत्तराखंड यहाँ लिखेंगे, उसके साइड में एरो देके लिखेंगे टिहरी बांध। ठीक है, इस प्रकार ही। और तीसरा आपका क्या था हीराकुंड, जो आपका है ओडिशा में। तो ओडिशा यहाँ है और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अ, ओडिशा में आपको क्या लिखना था, हीराकुंड, हीराकुंड। ओके, सो इस तरह से हो गया आपका राइट आंसर। इस तरह से यहाँ पर आप फिल कर लेंगे, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है दृष्टि बाधित वाले स्टूडेंट्स के लिए। बाकी इसको छोड़िए, अब खंड गौ में आते हैं हम लोग। क्या आते हैं, खंड गौ में आते हैं। खंड गौ में है आपका राजनीति विज्ञान। तो पॉलिटिकल साइंस में देखिए क्वेश्चन पहला क्या है। पहला क्वेश्चन है 1956 के कानून के द्वारा श्रीलंका में किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था। जैन धर्म को, इस्लाम धर्म को, ईसाई धर्म को या बौद्ध धर्म को। तो ये देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट बौद्ध धर्म को। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म पे आपको क्या करना है, टिक मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में दो पृथक्करण दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए अभिकरण दिए गए हैं, आकरण दिए हैं, पढ़िए उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। पहला कि भारत में महिलाओं में साक्षरता की दर पुरुषों की अपेक्षा अभी भी कम है। तो देखिए क्या ये सही बात है या गलत बात है, आपको क्या लग रहा है, सही है या गलत है। आपको समझना है, पहले समझ लेना कि भाई सही रहेगा तो उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन देंगे, गलत रहेगा तो उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना है, ए एडिशन और कारण के अकॉर्डिंग। तो देखिए भारत में महिला की साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा अभी भी कम है, तो ये सही कह रहे हैं। और भारतीय समाज अभी भी पितृ प्रधान है, ये भी सही कह रहे हैं, ये भी सही, दोनों के दोनों सही की सही बात कह रहे हैं, है ना। तो ये अभिकथन जो कह रहे हैं यहाँ पे देखिए
पहला नंबर विकल्प देखिए, विकल्प अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, तो यही आपका राइट आंसर भी है। ये नंबर आपका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाग को शामिल नहीं किया गया है? तमिल को 8वें भाग में नहीं किया गया था, हिंदी, जर्मन या पंजाबी। देखिए जर्मन को नहीं किया गया था अनुसूची 8वीं अनुसूची में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सही मिलान करके उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए सही मिलान संघ सूची, तो संघ सूची किसमें आएगा? स्तंभ क और स्तंभ ख की अगर बात करें, संघ सूची आपका आएगा संचार में, सॉरी संघ सूची आएगा आपका सिंचाई में, तो एक आपका 3 हो जाएगा। और दूसरा राज्य सूची आपका गोद लेना, और समवर्ती सूची आपका आएगा संचार। इस तरह से आपका मिलान होगा, तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सी नंबर। ए का थर्ड आया है, बी का 1 आया है और सी का 2 आया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसी प्रकार पढ़ना है और कथन बता। कथन ये है कि श्रीलंका 1947 में आजाद हुआ। भाई ये तो सरासरी गलत है, श्रीलंका 1947 में आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, श्रीलंका जो है कि 1947 में आजाद नहीं हुआ था। श्रीलंका जो आजाद हुआ था 4 फरवरी 1948 को, 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ था। श्रीलंका को आजादी मिला था, स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, तो ये आपका राइट है, बाकी यहाँ 1947 नहीं, ये गलत है। श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ। कथन दूसरा क्या है, क्या करा है? श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ। कथन जो कि कथन एक तो गलत हो गया और कथन जो 2 बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। तो कथन 1 गलत और कथन 2 सही, कहाँ है भाई? कथन 1 और कथन 2, ये तो गलत हो गया। कथन 1 सही और कथन, भाई ये भी गलत है। कथन 1 गलत और कथन 2 सही, यही सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो इसका सी नंबर इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूरोपीय यूनियन का जो मुख्यालय है स्टूडेंट्स, वो है आपका ब्रुसेल्स में। ठीक है, यहाँ स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका या 2 नंबर का, सत्ता और क्षैतिज विवरण विवरण पर संचित नोट लिखिए, अथवा सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण पर संचित नोट लिखिए। दोनों क्वेश्चन को एक साथ हम लोग कर लेते हैं। तो ये खंड ग है 25 नंबर। सत्ता का क्षैतिज वितरण सरकार के 3 प्रमुख अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन को कहते हैं, जहाँ सभी अंग समान स्तर पर कार्य करते हैं और एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। यह बंटवारा यह सुनिश्चित करता है कि किसी एक अंग के पास असीमित संशक्ति न हो। लोकतंत्र में नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली स्थापित होती है। बी नंबर में है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण शासन के विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। इसमें सत्ता ऊपर से नीचे की ओर वितरित होती है, जहाँ केंद्र सरकार के पास सबसे अधिक शक्तियां होती है और फिर राज्य और स्थानीय सरकारों को भी शक्तियां मिलती है। और ये हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, धर्म एवं राजनीति के आपसी संबंधों पर महात्मा गांधी के विचारों को स्पष्ट कीजिए। इस पर 3 मार्क्स है। 26 नंबर में आंसर देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार धर्म और राजनीति का गहरा और संवेदनशील संबंध था। वे मानते थे कि राजनीति का आधार नैतिकता और धर्म होना चाहिए। गांधी जी का विचार था कि राजनीति निर्णयों और कार्यों में नैतिकता, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन आवश्यक है। वे धर्म को केवल धार्मिक उपदेश या अनुष्ठान नहीं मानते, बल्कि इसे जीवन जीने का नैतिक मार्गदर्शन समझते थे और राजनीति में न्याय, सच्चाई और समानता लाता है। गांधी जी ने राजनीतिक संघर्षों में धर्म के नाम पर नफरत और भेदभाव की आलोचना की और कहा कि धर्म का उद्देश्य समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना होना चाहिए। उनके लिए धर्म और राजनीति अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जहां धर्म और राजनीति जीवन में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य प्रदान करता है। और ये क्वेश्चन आपका क्लियर होता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की भाषा नीति का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, अगर ये नहीं बना पाते अथवा बनाएंगे। सत्ता के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। 2 क्वेश्चन का एक साथ हम लोग आंसर करते हैं।
27 का 1 नंबर है ये नंबर है भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। भारत की भाषा नीति का प्रमुख उद्देश्य देश की भाषाई विविधता को सम्मानित करते हुए राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है। संविधान ने हिंदी को सरकारी कार्यों की मुख्य भाषा से घोषित किया है, जबकि अंग्रेजी को सहायक भाषा का दर्जा दिया गया है। साथ ही प्रत्येक राज्य को अपनी क्षेत्रीय भाषा को अपनाने का अधिकार दिया गया है। यह नीति भारत की विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देती है, लेकिन कभी कभी भाषाई विवाद भी पैदा करती है। यह नीति समावेशी है, जो विभिन्न भाषाई समूह के हितों का ख्याल रखती है और शिक्षा, प्रशासन और संचार में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करती है। कुल मिलाकर भारत की भाषा नीति राष्ट्रीय सौहार्द और विकास के लिए आवश्यक है, पर इसे और अधिक सामंजस्यपूर्ण और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है ताकि सभी भाषाई समुदायों को संतुष्टि मिले। यह नीति भारत की सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है। साथ ही आधुनिक मूल्य और वैश्विक संपर्क के लिए अंग्रेजी भाषा को भी महत्व प्रदान करती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका बी भी था इसमें। बी नंबर को फिर से एक बार देख लीजिए। सत्ता के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? स्थानीय स्वशासन आवश्यकताओं पर चर्चा कीजिए। आंसर है सत्ता के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि इसमें शासन में व्यापक जटिलता और भीड़ भार को कम किया जा सकता है। यह प्रशासनिक कार्यों निर्णय और जिम्मेदारियों को विभिन्न स्तरों राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय में बांटकर अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाता है। इससे स्थानीय समस्याओं का समाधान जल्दी और बेहतर तरीके से हो पाता है क्योंकि क्योंकि स्थानीय स्तर पर लोगों की जरूरत और समस्याओं को समझना आसान होता है। स्थानीय स्वशासन की आवश्यकताएं स्थानीय प्रशासन में जनता की सहभागिता को बढ़ावा देना, स्थानीय विकास कार्यों की योजना और क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों का नियंत्रण, शासन कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग कर क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना, स्थानीय समस्याओं को तुरंत पहचान कर उनका शीघ्र समाधान करना और जन सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि के प्रावधान का स्थानीय स्तर पर विकास। ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 की ओर देखेंगे। बाकी ये जो है 28 नंबर स्टूडेंट्स, ये आपका अनुच्छेद है, इसे आप लोग आराम से पढ़िए, आराम से और आराम से इसका आंसर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, तीन देखो, एक दो क्वेश्चन 1 1 के है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, और इसी से आंसर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। अब आपका आता है लास्ट इसमें से खंड घ अर्थशास्त्र। तो इसमें देखते हैं क्या है, क्या बात है। पहला एमसीक्यू है यहाँ पे। नीचे दी गई सारणी में भारत और उसके पड़ोसी देश के संबंधित कुछ आंकड़े दिए गए हैं। सारणी को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों का प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए, देश क्या है? श्रीलंका 12,707 डॉलर, अमेरिकी डॉलर है ना। इसकी एक व्यक्ति की प्रति आय है। और उसके बाद देखिए और दूसरा यहाँ पर देखिए दिया गया है जन्म के समय संभावित आय की अगर बात करें 7.5%। तो ये है कुछ आयु, संभावित आयु परसेंट नहीं, आयु है 75.5। और दूसरा है 6,681 और इसकी आंकड़ा यहाँ बताया गया है 68.8। म्यांमार में 4,961 का दिया 66.7 तीसरा है आपको पाकिस्तान 5,005, इनमें से 66.6। नेपाल में इतना है 3457, 70.6। बांग्लादेश में इतना है, इतना। तो भैया अब इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताना है ये नंबर में पाकिस्तान, म्यांमार, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। जन्म के समय सर्वाधिक संभावित आयु के विषय में कौन सा क्रम सही है? जन्म के समय सर्वाधिक संभावित आयु की बात करें तो भाई कौन सा क्रम सही है? पढ़ लिया पाकिस्तान, म्यांमार, भारत, नेपाल और बांग्लादेश का ये और श्रीलंका। ये आपके किस पे है? ये क्रम में दिया गया, जो सही रहेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और इसको भी हम लोग करते हैं। उसके बाद आपका है दूसरा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान। ये तीसरा आंकड़ा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार। चौथा पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और भारत। तो भैया रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें, मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा
ये डी नंबर पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश, नेपाल, भारत। तो ये आपका सही क्रम है इसके अकॉर्डिंग, अगर आपने पढ़ा हो तो। डी नंबर आप राइट आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, गलत गलत की मिलान की पहचान करना। प्राथमिक क्षेत्र है डेयरी, सही है। बैंकिंग आपका प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र मत्स्य, कृषि, ये सब है, बट बैंकिंग नहीं है, तो बी नंबर आपका गलत। देखिए गलत ढूंढना था ना, तो बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। अभिकथन और कारण, ये पता है ना इसका, कह सकते हैं एक देश की अर्थव्यवस्था पर संकट का असर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। तो देखो ये भी सही कह रहे हैं। 31 नंबर में जो अभिकथन कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, सही कह रहे हैं, एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। और दूसरा है आपका यहाँ पे वैश्वीकरण ने देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ दिया है। हाँ ये भी सही कर रहे हैं। तो भाई एक दूसरे को ये सही से एक्सप्लेन कर रहे हैं। 31 का जो ये 31 का आप डायरेक्टली ये लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, ये। जब दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन हो तो आपको एक लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है आपका 32 नंबर, यहाँ पे देखिए, मानव विकास के विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किया गया एक समग्र सूचकांक है। दूसरा, इसके मापन के लिए लंबी उम्र, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय मापदंड है। तीसरा, विकसित और निम्न विकासशील देशों के अनुसार देशों को की रैंकिंग की जाती है। चौथा है, विश्व बैंक जीवन की गुणवत्ता के आधार पर मानव विकास की रिपोर्ट तैयार करता है। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ विकल्प की बात हम लोगों ने पढ़ा, विकल्प ए बी सी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपने देखो यहाँ पे 3 4 पॉइंट है। पॉइंट में जो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, सारा पॉइंट ने हम लोगों ने क्या किया, सही से पढ़ा। एक बार सही से पढ़ा तो क्या हुआ कि आपका 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर और जो 2 नंबर था वो आपका सही था। 1 और 2 नंबर क्या था, सही कह रहा था। आप एक फिर से पढ़ लेंगे और चेक कर लेंगे, 1 और 2 सही कह रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन भी देखना है कि कहाँ है। 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1 और 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विषम पहचान करना है। पर्यटन निर्देशक, पर्यटन कौन कौन निर्देशक होते हैं, धोबी, दर्जी, कुमार। देखो ये एक इंसान ये हो सकता है ना, ये क्या है, एक इंसान इसमें होते हैं। शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील, तो ये एक इंसान में आ जाता है। इंसान ही इंसान, शिक्षक इंसान है, डॉक्टर इंसान है, यानी इंडिविजुअल मैन है। सब्जी विक्रेता और वकील ये सब इंडिविजुअल है। डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस, भाई ये सब भी आपका आता है कोई पोस्ट में। बट यहाँ पे देखिए MTNL, भारतीय रेल। तो भारतीय रेल भाई, इसमें कोई आदमी के बारे में बात नहीं हो रहा, रेल है, कोई अलग सा ऑब्जेक्ट। एयर इंडिया, जेट वेट एयरवेज और ऑल इंडिया रेडियो। तो यहाँ पे इन तीनों में क्या हो रहा है, कोई आदमी का नाम ले रहा है, और यहाँ पे आदमी का नाम नहीं, कोई चीजों का नाम ले रहा है। सो आपका जो कि विषम की बात करें तो वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ये राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 34 नंबर, मुद्रा का आधुनिक रूप है पशुधन, अनाज, सोने के सिक्के और कागज के करेंसी नोट। तो आधुनिक जो मुद्रा के हैं वो कागज के करेंसी नोट है, ये आपका राइट आंसर है। अब 35 नंबर देखिए स्टूडेंट, देखते हैं। ये आपके 2 नंबर, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स इस तरह से दिए गए हैं। 35 नंबर में है पहला, क्या 35 नंबर में है, असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण होता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं, अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो आपका यह आंसर है हाँ, यह सच है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का शोषण होता है। इस विचार से सहमत होने के कई कारण हैं, जिनमें कम वेतन, काम के घंटे, अनिश्चित होना, नौकरी की सुरक्षा का अभाव होना, सामाजिक सुरक्षा लाभों की कमी शामिल है। ये 35 का राइट आंसर है। 36 में पूछा गया है, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, तो यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। उचित उदाहरणों द्वारा कथन की पुष्टि करना है यहाँ पे। तो राइट 36 का लिखिए, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। इस कथन का अर्थ है कि विकास का लाभ सभी को समान रूप से नहीं मिलता और कभी कभी एक क्षेत्र या समूह का विकास एक दूसरे के लिए हानिकारक हो सकता है।
उदाहरण के लिए औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने कुछ इलाके में आर्थिक विकास बढ़ाया है, लेकिन इससे पर्यावरण प्रदूषण, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हुआ है, जो ग्रामीण इलाकों का भविष्य की पीढ़ियों के लिए विनाशकारी है। सो इज राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर में संगठित क्षेत्रक व असंगठित क्षेत्रक की तुलना कीजिए। दूसरा है अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्रक एवं सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों 5 पॉइंट नंबर के क्वेश्चन है। सो हम लोग पहले देखते हैं संगठित क्षेत्रक व असंगठित क्षेत्रक की तुलना कंपेरिजन करते हैं। संगठित क्षेत्रक 37 में इनमें नियम और कानून की बात करें तो यह क्षेत्रक सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और कानूनों का पालन करता है। नियोजन की प्रकृति की बात करें तो यह रोजगार अस्थायी और नियमित होता है, जो श्रमिक को नौकरी की गारंटी देता है। तीसरा, वेतन और लाभ की बात करें तो कर्मचारियों को मासिक वेतन, पेंशन, भविष्य निधि और संवैतनिक अवकाश जैसे लाभ मिलते हैं। सुरक्षा, श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती है। उदाहरण, बैंक, सरकारी दफ्तर, बड़ी कंपनियां और औपचारिक रूप से पंजीकृत स्कूल, अस्पताल। असंगठित क्षेत्र की बात करते हैं तो नियम का और कानून का, तो यह क्षेत्र सरकार के नियमों और कानूनों के अधीन नहीं होता और इसके संचालन में अनौपचारिकता होती है। दूसरा, नियोजन की प्रकृति, यहाँ रोजगार अस्थायी और अनियमित होता है, जिससे नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है। वेतन और लाभ की बात करें तो श्रमिकों को अनियमित वेतन और बहुत कम या कोई लाभ नहीं मिलते हैं। सुरक्षा की बात करें तो श्रमिकों को सामाजिक या कानूनी सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है, जिससे उनका भविष्य अनिश्चित होता रहता है। उदाहरण, खेतिहर मजदूर, घरेलू नौकर, निर्माण श्रमिक, सड़क किनारे के चाय की दुकान के कर्मचारी, ये सब हो गए। ये कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही, अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य अंतर स्पष्ट करें। अथवा है, यहाँ पर आंसर देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण और जन सेवा है। जबकि निजी क्षेत्र व्यक्तियों या कंपनियों के स्वामित्व और नियंत्रण में होता है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य लाभ कमाना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में अधिक स्थिरता और लाभ होते हैं, जबकि निजी क्षेत्र के पदोन्नति में योग्यता और प्रदर्शन पर आधारित होती है। साथ में प्रतिस्पर्धा भी अधिक होती है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया 37 नंबर। और उसके बाद देखिए 38 जो है आपका, ये अनुच्छेद है, इसे आप आराम से पढ़ के आंसर दे सकते हैं। और ये आपका मैप था। इस तरह से आपका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया, समझाया भी। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक भी नहीं किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, बच्चे के पास है ना, लास्ट एग्जाम आपका ये। सो बेस्ट ऑफ लक। चांस बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।